नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के भारतीय संविधान के भाग 6 में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। और भाग 6 का आज ये अंतिम टॉपिक होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखो, इससे पहले हम विधानमंडल के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। तो विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से विधेयक से कानून बनता है, यानी बिल से एक्ट बनता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे साधारण विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में और जो भी प्रमुख अनुदान होते हैं राज्य सरकार में, राज्य सरकार जो भी प्रमुख अनुदान मांगती है, इनके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे और जिनका भी उल्लेख है भाग 6 में भारतीय संविधान में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, साधारणतः अगर हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, सदन 1, सदन 2। अब सदन 1 जैसे कि विधानसभा हो गया, सदन 2 विधान परिषद भी हो सकता है और फिर वो राज्यपाल के पास जाता है कोई भी जो विधेयक होता है। लेकिन सामान्यतः देखा गया है विधानमंडल में कि अधिकांशतः राज्यों में क्या होता है, केवल एक सदनात्मक व्यवस्था होती है, यानी केवल क्या होगा, विधानसभा होती है। विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल्स में बता दिया है। लेकिन अधिकांश राज्यों में केवल एक सदनात्मक व्यवस्था है, वो है केवल विधानसभा। केवल एक ही सदन है वहां पे, विधानसभा। तो इन राज्यों में कैसा होता है, तो इन राज्यों में केवल विधानसभा में ही विधेयक को पारित किया जाता है और उसके बाद सीधे वो कहाँ पहुंच जाता है, राज्यपाल के पास पहुंच जाता है। लेकिन जिन राज्यों में दोनों सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, तो वहां पर पहले जिस सदन में लाया जाता है उस सदन में उसे पारित किया जाता है, फिर वो जाता है दूसरे सदन में और वहां पर भी पारित होकर फिर राज्यपाल के पास जाता है विधेयक। और राज्यपाल जब उसे अपनी स्वीकृति दे देता है तो फिर विधेयक बन जाता है एक्ट, यानी कानून। अब विधेयक भी कई प्रकार के हैं, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। तो जो साधारण विधेयक होता है वो तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उसको विधानसभा में भी लाया जा सकता है और उसको विधान परिषद में भी लाया जा सकता है पहले। अब पहले अगर उसको विधान परिषद में लाया गया तो फिर इसको विधानसभा में भेज जाएगा और वहां से भी पारित करके राज्यपाल के पास भेज जाएगा। और अगर उसे पहले विधानसभा में लाया गया है तो फिर उसे विधान परिषद में भेजा जाएगा, यहां से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो ये तो साधारण विधेयक है, इसको किसी भी सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। जबकि जो धन विधेयक है उसको केवल टू केवल विधानसभा में लाया जाएगा पहले, और विधानसभा में लाने से पहले भी राज्यपाल से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, तब उसे विधानसभा में लाया जाता है। यहाँ पर उसे पारित करके विधान परिषद में भेजा जाता है, फिर राज्यपाल के पास, और फिर वो बन जाता है। जब राज्यपाल की स्वीकृति दी जाती है तो फिर जाके वो कानून बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पे साधारण विधेयक के बारे में बात करेंगे पहले, और उसके बाद धन विधेयक और वित्त विधेयक को भी समझेंगे। राज्यपाल की क्या शक्ति है साधारण विधेयक के संबंध में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साधारण विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहले विधानसभा में लाओ या विधान परिषद में लाओ। सपोज हमने यहाँ पे इसको पहले विधानसभा में लाया, विधानसभा, ठीक है, और इसको मैं कहता हूं सदन 1। तो जब इसको साधारण विधेयक को विधानसभा में लाना है, सदन 1 में लाना है, तो विधानसभा में ये 3 चरणों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से वो 3 चरण है? प्रथम चरण में क्या होता है, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, प्रारूप बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट या प्रारूप। तो प्रारूप तैयार करना, उसके बाद सदन से अनुमति लेनी जरूरी है। विधानसभा में अगर इसको सर्वप्रथम लाना है तो सबसे पहले विधानसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इस विधेयक को ला रहे हैं विधानसभा में। ये विधानसभा में भी लाया जा सकता है और विधान परिषद में भी लाया जा सकता है। उसके बाद इसे सरकारी जो गजट होता है, जो राजपत्र होता है, उसमें भी इसको प्रकाशित कर दिया जाता है। तो प्रथम चरण में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है, केवल ये 3 कार्य होते हैं। प्रारूप तैयार किया जाता है, सदन से अनुमति ली जाती है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, और इसे कहा जाता है विधेयक यानी बिल। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में होगी विस्तार से चर्चा, और विस्तार से चर्चा करने के बाद इसमें देखा जाएगा, इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी कि क्या इस विधेयक में कोई कमी तो नहीं रह गई है, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो इसको भेजा जाएगा समिति अवस्था में। समिति अवस्था यानी इसको प्रवर समिति में भेजा जाएगा, प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा और ये समिति इस पर विचार विमर्श करेगी
उसे उचित लगेगा तो वो इस विधेयक में कुछ परिवर्तन भी कर सकती है, और फिर ये दोबारा जाएगा प्रथम सदन में यानी विधानसभा में, और अब विधानसभा में इस पर होगा तृतीय चरण जो कि अंतिम चरण है, और इस अंतिम चरण में इस पर होगी अंतिम चर्चा। अब अंतिम चर्चा क्या होगी? अंतिम चर्चा सीधे इस प्रकार से होगी कि इसे पारित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आप इस विधेयक के पक्ष में हो या पक्ष में नहीं हो। अब इसमें सुधार करने के लिए कोई चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि सुधार करने के लिए ये द्वितीय चरण में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और वो समिति अवस्था के पास भी जा चुका है। तो तृतीय चरण में अंतिम चर्चा होगी और फिर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। जैसे ही मतदान होगा, अगर ये बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर ये जाएगा दूसरे सदन में, और अगर पारित नहीं हुआ तो फिर वो यहीं पे समाप्त हो गया। तो जैसे ही बहुमत से पारित हो गया, अब ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन कोई भी हो सकता है, विधानसभा या विधान परिषद, अगर वो साधारण विधेयक है तो। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा आपको कि सदन वन माना हम विधानसभा मानते हैं, तो यहाँ पे दूसरा सदन हम मानेंगे विधान परिषद। विधान परिषद, तो अभी विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद में भी ये इन तीनों चरणों से होकर गुजरेगा। यहाँ पर भी ये तीनों स्तर होंगे और तीनों चरणों से होकर ये गुजरता है। और यहाँ पर जो ये दूसरा सदन है, अभी जो यहाँ पे विधान परिषद है, इसके पास इस विधेयक के संबंध में तीन विकल्प होते हैं। या तो इसे उसी रूप में बिना संशोधन के उसे वो पारित कर देता है, और अगर पारित कर देगा तो फिर वो जाएगा राज्यपाल के पास। पारित नहीं करेगा तो कुछ संशोधन के बाद पारित कर विचारार्थ के लिए विधानसभा में भेजा जाता है, तो इसको वापस कर देगा विधानसभा में और सुझाव देगा कि इसमें कुछ परिवर्तन कीजिए, ठीक है। और या तो इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है। और एक चौथा विकल्प भी है कि विधेयक को लंबित कर दिया जाता है केवल 3 माह तक। अगर या तो दूसरे सदन ने इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया है या लंबित कर दिया है 3 माह तक, तो फिर विधानसभा क्या करेगी? पुनः इसे पारित करेगी और फिर विधान परिषद के पास भेज सकती है। अब यदि परिषद ने दोबारा, क्योंकि विधान परिषद में ये विधेयक दोबारा आ चुका है, तो अगर इसे दोबारा अस्वीकृत कर दिया है या 1 माह के भीतर पारित न करे, तो दोनों सदनों से इसे पारित हुआ माना जाता है। अगर विधानसभा ने इसे दोबारा ला दिया है और दूसरे सदन ने या तो इसे अस्वीकार कर दिया है या इसे लंबित रख दिया है 1 माह तक, 1 माह के भीतर इस पर कोई भी क्या नहीं किया, निर्णय नहीं लिया है, तो ये दोनों सदनों में पारित माना जाएगा, क्योंकि अब इसे दोबारा लाया गया है विधानसभा के द्वारा, ठीक है। तो यहां से भी अगर दूसरे सदन ने भी इसे स्वीकृति दे दी, पारित हो चुका है, तो फिर ये जाएगा राज्यपाल के पास। अब देखो राज्यपाल की क्या शक्ति है विधेयक के संबंध में, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल की क्या शक्ति है देखो यहाँ पे। राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में जो शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में देखने को मिलता है। क्या कर सकता है राज्यपाल विधेयक को? तो वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, और अगर राज्यपाल ने विधेयक को स्वीकृति दे दी, उस पर हस्ताक्षर कर लिए, तो ये विधेयक बन जाएगा सीधे कानून यानी एक्ट। दूसरी शक्ति स्वीकृति के लिए रोके रखता है, यानी अपने पास लंबित रखता है। और तीसरी यहाँ पे विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए तभी भेजेगा जब वो साधारण विधेयक होगा या कोई अन्य विधेयक होगा, धन विधेयक नहीं होना चाहिए। जब वो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं होना चाहिए, तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है विधेयक को अगर वो धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं भेज सकता। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पारित किया जाता है, तो इसलिए धन विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे दूसरी बात यह है कि अगर विधानमंडल ने जिस विधेयक को राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था, तो अगर विधानमंडल ने इसे दोबारा क्या कर दिया है, कुछ संशोधित करके पारित कर दिया है, या बिना संशोधित करके वैसे का वैसे ही इसे पारित करके फिर से राज्यपाल को भेज दिया है, तो अब राज्यपाल को इसे स्वीकार करना ही होगा। और जो चौथी शक्ति है वो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है। तो ये एक एक्स्ट्रा शक्ति है राज्यपाल के पास कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 201 के तहत। तो ये तो रही राज्यपाल की शक्ति। अब राज्यपाल ने अगर इसको स्वीकृति दे दी तो फिर ये बन जाएगा एक्ट यानी कानून, और इस प्रकार से यहाँ पे विधेयक क्या हो जाता है, कानून बन जाता है, बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी
कि अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें केंद्र का और राज्य का, तो केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये केवल कुछ ही राज्यों में होती है द्विसदनात्मक व्यवस्था। लेकिन जो केंद्र में राज्यसभा के पास पावर है, उतनी शक्ति यहाँ पे विधान परिषद के पास नहीं होती है। एक तो राज्य में यानी विधानमंडल के जो दोनों सदन है, उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों में अगर मतभेद हो गए तो संयुक्त बैठक यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद के पास वो पावर नहीं है। और साथ साथ यदि कोई विधेयक विधान सभा ने पारित कर दिया है और वो विधान परिषद के पास है, तो विधान परिषद अधिक से अधिक उसे 4 महीने तक रोके रख सकती है। 3 माह के लिए प्रथम बार, यानी जैसे 3 माह के लिए इसने रोक दिया, ठीक है, 3 माह के लिए रोक दिया विधान परिषद ने। अब विधानसभा ने इसे दोबारा पारित कर दिया है विधानसभा से, और फिर इसे विधान परिषद में भेज दिया है। तो अब जब दूसरी बार इसे विधानसभा ने पारित किया है, तो अब केवल 1 मंथ के लिए रोक सकती है। 3 और 1 4 मंथ। और अगर ये 4 मंथ पूरे हो जाते हैं, इस पर ये कोई अगर निर्णय नहीं लेता है, तो ये विधेयक पारित हुआ माना जाता है। तो विधान परिषद की बहुत कम शक्ति है विधानमंडल में। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा की शक्ति है, उतनी शक्ति नहीं है विधान परिषद की विधानमंडल में। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ गए होंगे। लेकिन अब देखो, अगर कोई विधान परिषद में विधेयक लाया गया है और विधानसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया है, तो वो विधेयक समाप्त हुआ माना जाएगा, क्योंकि विधानसभा के पास यहाँ पे पावर ज्यादा है। तो ये तो रही यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया विधानमंडल में। अब हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। अब बात करेंगे विधानमंडल में धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में हम केंद्र में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। जब मैंने आपको संसद के बारे में बताया था, भाग 5 में मैंने संसद के बारे में जब आपको बताया था, तो वहां पर भी हमने धन विधेयक के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं धन विधेयक क्या है। तो अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक क्या हो सकता है, इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 199 में। किसी भी तरह के जो कर से संबंधित मामले हैं, वो धन विधेयक में आते हैं। राज्यों द्वारा उधार लेने के विषय, या राज्य की आकस्मिक और संचित निधि से कोई धन निकालना या जमा करना, ये सभी धन विधेयक से संबंधित हैं। धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 198 में। देखो 199 में तो धन विधेयक के संबंध में परिभाषा दी गई है, और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई अनुच्छेद 198 में। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। देखो जो साधारण विधेयक था, वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। लेकिन धन विधेयक को केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है, केवल वो सिफारिश दे सकती है। जो विधान परिषद जो दूसरा सदन होता है विधानमंडल में। लेकिन विधान जो सभा है, वो इसके द्वारा दिए गए जो सिफारिश है, उसे स्वीकार भी कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। वो विधानसभा की मर्जी है, ठीक है। तो विधानसभा की यहाँ पे ज्यादा पावर है। उसके बाद राज्यपाल के पास धन विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देता है, स्वीकृति रोके रख सकता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है। लेकिन यहाँ पर इस धन विधेयक को वापस लौटा नहीं सकता, अस्वीकृत नहीं कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पारित किया जाता है। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में लाया जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में केवल 3 शक्तियां, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में 4 शक्तियां थी। एक एक्स्ट्रा शक्ति क्या थी, वो थी पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन धन विधेयक को वो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अब देखो, धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति तो सुरक्षित भी रख सकता है। तो राष्ट्रपति के पास भी इसमें 3 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है, या विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पे अगर धन विधेयक का मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि राज्यपाल को पावर है कि वो राष्ट्रपति की स्वीकृति है तो सुरक्षित उसे रख सकता है। तो अगर धन विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दिला सकता है या इसे रोक सकता है। और तीसरा है यहाँ पे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
पुनर्विचार के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक नहीं लाया गया, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये राज्य धन विधेयक के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर दी और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इससे ज्यादा यहाँ पे प्रश्न नहीं बनेंगे। सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं जो भाग 6 के हैं, जिसमें हम यहाँ पे अनुच्छेद 202। अब देखो यहाँ से वही प्रोसेस शुरू हो रही है जिस प्रकार से संघ में जो केंद्र में जो आर्टिकल हैं, भाग 5 के जो आर्टिकल हैं, वहां पे जो ये आर्टिकल था दोस्तों संसद में ये था 112। तो अब आपको 100+ ऐड करना है, मतलब जो संसद के ये अनुच्छेद हैं, ठीक है, 112 से लेकर प्लस आपको 100 करना है। तो वही यहाँ पे 100 नहीं 90 112 + 90, ठीक है। अब देखो 112 + 90 102 होगा, 202 होगा। तो यहाँ पे संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में यानी बजट के बारे में बताया था मैंने आपको। यहाँ पर 202 में बजट के बारे में, वहां पर 113 मैं यहाँ पे संसद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 113 में था संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, यहाँ पे विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। वहां पर 114 में था विनियोग विधेयक, यहाँ पे 204 में है विनियोग विधेयक। तो अगर आप इनको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि 112 से आपको शुरू करना है, प्लस 90 202, 113 + 90 203। तो सेम वही क्रम आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 202। अभी हम विधानमंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विधानमंडल का जो अनुच्छेद 202 है ये बता रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण, विधानमंडल के बजट के बारे में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में ये बता रहा है। तो बजट किसके द्वारा लाया जाता है? तो राज्यपाल की ओर से वित्त मंत्री राज्य का बजट प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 202 के तहत, और ये बजट केवल विधानसभा में लाया जाएगा, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो ये बजट होता है, जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, किसके द्वारा लाया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा ये लाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 203, जो वहां पे अनुच्छेद 113 था वो यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 203 है, विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, यानी जो अनुमानित व्यय होते हैं, हिसाब किताब होता है, उसके अनुमान, उसके जो प्राक्कलनों के संबंध में प्रोसेस है, वो विधानमंडल में वो जो प्रोसेस है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 203 में। यानी संचित निधि पर, जो राज्य की संचित निधि होती है उस पर चर्चा विचार विमर्श करना, लेकिन संचित निधि पर मतदान नहीं होता है। या जो राज्य के अन्य अनुमानित व्यय हैं, हिसाब किताब है, उस पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी अनुच्छेद 203 के माध्यम से। इसमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 203 में। अनुच्छेद 204 है विनियोग विधेयक, यानी जो राज्य विधानमंडल है या जो विधानसभा है उसमें प्रस्तुत अनुदानों की मांगों और राज्य की संचित निधि पर कोई धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। तो आपको सिंपल शब्दों में लिखना है, राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है? विनियोग विधेयक लाया जाता है विधानमंडल में। अब देखो इसके लिए भी किसकी पूर्वानुमति चाहिए? तो अगर किसी भी प्रकार की संचित निधि से धन निकालना है यानी विनियोग विधेयक लाना है तो राज्य में राज्यपाल की पूर्वानुमति, राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल की अनुमति के बगैर कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है राज्य की संचित निधि से। तो अगर राज्य की संचित निधि से धन निकालना है तो विनियोग विधेयक लाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 205 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ये क्या होता है? अनुदान क्या होता है? तो अनुपूरक जो अनुदान है, यहाँ पे देखो उस वित्तीय वर्ष में किसी कार्य के लिए अगर राशि कम पड़ जाती है, जैसे अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है ये 2023 में हम, तो अगर यहाँ पे कोई सड़क बनाने का कार्य दिया गया है, 10 किलोमीटर सड़क बनानी है इस वित्तीय वर्ष में, और इसके लिए पैसे भी दिए जा चुके हैं, बजट भी जारी हो चुका है, और 10 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए सपोज
50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन इस काम में थोड़ा डिले हो गया है और महंगाई बढ़ गई है, और ये जो इसकी जो कुल लागत चली गई वो चली गई 80 करोड़। लेकिन दिए कितने गए थे? 50 करोड़ दिए गए थे। तो अब ये 30 करोड़ रुपए मांगने के लिए एक अनुदान मांगा जाएगा, जिसे कहा जाएगा अनुपूरक अनुदान। यानी उस वित्तीय वर्ष में किसी कार्य के लिए राशि कम पड़ जाए तो वहां पर एक अनुदान मांगा जाता है, जिसे कहा जाता है अनुपूरक अनुदान। दूसरा होता है अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अगर पिछले किसी वित्तीय वर्ष के कार्य के संबंध में अगर राशि कम पड़ जाती है, व्यय कम पड़ जाता है, तो फिर इस वित्तीय वर्ष में अनुदान मांगा जाता है, जिसे कहा जाता है अतिरिक्त या अधिक अनुदान। यानी ये अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में मांगा जाता है पिछले किसी कार्य के लिए। जैसे सपोज 2022 में कोई कार्य को स्वीकृति मिली थी और इसको बजट मिला था 10 करोड़, लेकिन इसका खर्च चला गया 20 करोड़। अब ये 10 करोड़ इस वित्तीय वर्ष, जो चालू वित्तीय वर्ष है 2023 में 10 करोड़ मांगे गए अनुदान। तो पिछले किसी कार्य के लिए इस चालू वित्तीय वर्ष में जो अनुदान मांगा जाता है उसे कहा जाता है अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान तो वो है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही जो यहाँ पे कार्य अभी जारी किया गया था उसके लिए अगर अधिक अनुदान मांगा जा रहा है तो अनुपूरक अनुदान है। लेकिन पिछली किसी योजनाओं के लिए इस चालू वित्तीय वर्ष में जो अनुदान मांगा जाता है उसे अतिरिक्त या अधिक अनुदान कहा जाता है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 205 में। ये मैंने आपको संसद में भी सेम यही आर्टिकल है, वहां पर भी अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। अब ये क्या होते हैं? तो लेखानुदान क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में यदि बजट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो जो विधानमंडल होता है वो सरकार को वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान करता है। वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए, कामकाज के लिए धन। यानी देखो कई बार क्या होता है कि जो धन विधेयक होता है, जो बजट होता है, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन तब तक सरकार तो काम करती रहती है। सरकार को तो पैसे की जरूरत होती है। तो अगर बजट पारित नहीं हुआ है, उसको किसी कारण से पारित होने में देरी हो चुकी है, तो फिर विधानमंडल के द्वारा राज्य सरकार को वित्त दिया जाता है, जिसे कहा जाता है लेखानुदान। उसके बाद है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है कि जब किसी सेवा के लिए धन की शीघ्र आवश्यकता हो तो राज्य विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका को कुछ धन दिया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रत्यानुदान। और एक होता है अपवानुदान। विशेष प्रयोजन के लिए सरकार जो अनुदान की मांग करती है उसे कहते हैं अपवानुदान। यानी कुछ अपवाद के लिए, किसी विशेष प्रोसेस के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, यानी कोई अपवाद ही होते हैं वो प्रयोजन, कुछ ही वो प्रयोजन हो सकते हैं, तो उसके लिए जो अनुदान मांगा जाता है उसे अपवानुदान कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 206 में है। अनुच्छेद 207 है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हो अनुच्छेद 207 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 208 में विधानमंडल की प्रक्रिया या कार्यवाही के नियम बताए गए हैं। यानी विधानमंडल अपनी जो उसकी कार्यवाही होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बना सकती है। कुछ प्रक्रिया या कार्यवाही के लिए अपनी जो उसकी प्रोसेस होती है, जो कार्यवाही होती है, उसके लिए कुछ विशेष नियम बनाने का अधिकार होता है विधानमंडल को। अनुच्छेद 209 है विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। यानी कि विधानमंडल को वो अधिकार है, वो शक्ति है कि वित्तीय प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए वो कुछ नियम या कानून बना सकती है। विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, यानी वित्तीय कार्य सुचारू रूप से करने के लिए वो विधि द्वारा कुछ नियम कानून बना सकती है। ये शक्ति है विधानमंडल को। अनुच्छेद 210 है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है वो उस राज्य की भाषा हो सकती है, या हिंदी हो सकती है, या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है उस विधानमंडल में। तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 211 है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। यानी कि विधानमंडल में न्यायालय के संबंध में क्या नहीं होगी? चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 212 है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच में किया जाना। तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद 211 और अनुच्छेद 212 ये न्यायालय और विधानमंडल को पृथक पृथक रखने का प्रयास कर रहा है। न्यायपालिका को और कार्यपालिका को भी यहाँ पे पृथक रखने का प्रयास किया गया है राज्य में भी। तो
तो 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन है, न्यायालय की चर्चा पर निर्बंधन, यानी न्यायालय की चर्चा नहीं की जा सकती है विधानमंडल में। जबकि अनुच्छेद 212 है, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213 क्या कहते हैं, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 213 में, और ये मैं आपको जब राज्यपाल वाला टॉपिक कराया था वहां पर ये बता चुका हूँ। और 213 के बाद जो आर्टिकल आता है 214 से यहाँ पे शुरू हो जाता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बारे में आपको पहले ही ये टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6 कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे भारत संविधान का भाग 8। भाग 8 वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब देखो अब जितने भी भाग बचे हुए हैं वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण थे भाग 5 और भाग 6, और इसमें लंबा समय भी लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। इसमें राज्य सरकार आ जाती है भाग 6 में, और भाग 5 में केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे जो टॉपिक है वो उसमें कवर हो चुके हैं। तो भाग 8 में हम यहाँ पे यूटी के बारे में, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक ही लेक्चर में हमारा भाग 8 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।